स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्क्रीमिंग स्टोरीज में। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। रात के लगभग 2 बज रहे थे और शहर के एक बदनाम लोकल बियर बार से निकलकर वसंत गौड़ की कार मध्यम स्पीड से दौड़ रही थी। उसकी कार के ठीक पीछे एक और कार थी जिसमें युग और जूली बैठे हुए थे। क्या तुम कार और तेज नहीं भगा सकते? नहीं, ज्यादा नजदीक गया तो उसे शक हो जाएगा और अगर उसने मेरी कार पहचान ली तो प्रॉब्लम हो सकती है। भुने हुए मुर्गे के साथ 4 बोतल डकार गया है वो। ड्राइव करके जिंदा घर पहुंच गया, वही बड़ी बात होगी। नशे की हालत में ना वो तुम्हें पहचानेगा और ना तुम्हारी कार को। तो तुम बेकार की फिक्र करना बंद करो और कार तेज चलाओ। जवाब में युग ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और कार की स्पीड थोड़ी तेज कर दी। जूली का कहना काफी हद तक सही था। वसंत इस कदर नशे में था कि उसे रास्ते का जरा भी अंदाजा नहीं था। ड्राइव करते हुए उसने 2 बार गलत मोड़ तक ले लिया। आखिर में वो अपनी बिल्डिंग के पास पहुंच तो गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से। बिल्डिंग का वॉचमैन उस वक्त अपनी जगह पर नहीं था, जिसके कारण वसंत को उसकी कार बिल्डिंग के एंट्रेंस पर ही रोक देनी पड़ी। वॉचमैन को उसकी जगह पर ना पाकर वो गुस्से में उसे मां बहन की गालियां बकता हुआ जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। इस बीच युग ने अपनी कार बिल्डिंग से सुरक्षित दूरी पर एक ऐसी जगह रोक दी जहां किसी सीसीटीवी में उसकी कार नजर न आए। यही सही मौका है। हम उसके कार की डिक्की में छुपकर किसी की नजरों में आए बगैर उसके घर के अंदर पहुंच सकते हैं। ठीक है, फिर तुम ऐसा ही करो। मैं तुम्हें अंदर मिलती हूँ। अंदर मिलोगी? कैसे? तुम बार बार भूल क्यों रहे हो कि मैं कौन हूँ? जूली ने शरारत भरे अंदाज में युग को देखते हुए आंख मारी और फिर कार से निकलकर अंधेरे में धुएं की तरह गुम हो गई। युग उसे हैरानी में गायब होते देखता रहा, लेकिन फिर जल्द ही वो नॉर्मल हो गया। जूली के गायब होने के कुछ पल बाद युग भी कार से बाहर निकला और इधर उधर देखते हुए तेजी से वसंत की कार की ओर चल पड़ा। इधर युग वसंत की कार की डिक्की में दाखिल हुआ। उधर हॉर्न का शोर सुनकर बिल्डिंग के कई अपार्टमेंट्स की बत्तियां जल उठी। क्या तमाशा लगा रखा है? कौन है जो इतनी रात को हॉर्न बजा रहा है? ऑफिस सोसाइटी के कुछ कमीने रात को चैन से हमें सोने तक नहीं देते। ये वॉचमैन कहां मर गया है? इस अफरा तफरी के बीच वॉचमैन भागता हुआ एंट्रेंस गेट के पास आया। गुस्से में बौखलाए वसंत से माफी मांगते हुए उसने जल्दी से गेट खोल दिया। सॉरी साहब, वो जरा पेशाब करने चला गया था, माफ कर दीजिएगा। जवाब में वसंत ने उसे कुछ गंदी गालियां दी और तेजी से बिल्डिंग के पोर्च में दाखिल हो गया। कार को बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में पार्क करके वो लिफ्ट से अपने फ्लैट की ओर चल पड़ा, इस बात से अनजान कि उसका बॉस युग दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो लिफ्ट में भले ही दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन सीढ़ियों की ओर भागने से पहले उसने ये देख लिया था कि वसंत ने लिफ्ट के अंदर जाने के बाद कौन से फ्लोर का बटन दबाया है। कुछ ही पलों बाद वसंत अपने फ्लैट के बाहर खड़ा था और वहीं पीछे गैलरी में छिपा युग चुपके से उसे देख रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे वो बुरी तरह उछल पड़ा। अपने डर पर काबू पाकर जब युग ने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि उसके कंधे पर हाथ रखने वाली जूली थी, जो उसे डरा हुआ देख मुस्कुरा रही थी। मन ही मन जूली को गालियां बकता हुआ युग वापस वसंत की ओर मुड़ा, जो अब तक अपने फ्लैट में दाखिल हो चुका था। वसंत के अपने फ्लैट के अंदर जाते ही युग तेजी से उस फ्लैट की ओर लपका। युग ने पीछे पलटकर जूली को देखा और उससे कहा, हमें भी अंदर जाना होगा। जूली ने हाँ में सिर हिलाया। दरवाजे पर पहुंचते ही युग ने दरवाजे का हैंडल घुमाया, जो बेआवाज नीचे की ओर सरक गया, क्योंकि नशे में धुत वसंत डोर को लॉक करना भूल गया था। युग का काम आसान हो गया। वो जूली के साथ बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से उसके फ्लैट में दाखिल हो गया। ऑफिस में वसंत से हुई गपशप के दौरान युग ये जान चुका था कि पिछले कुछ हफ्तों से उसकी बीवी सरोज अपनी बेटी के साथ मायके गई हुई थी और फिलहाल वसंत वहां अकेला रह रहा था। अंदर घुसते ही दोनों ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, पर वसंत कहीं नजर नहीं आया। तब दोनों दबे पांव वसंत के बेडरूम की ओर चल पड़े। बेडरूम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां भी कोई नहीं था और इससे पहले कि वो दोनों कुछ और सोचते, अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला और कोई फेमस भोजपुरी सैड सॉन्ग गाता हुआ वसंत बाथरूम से बाहर निकला।
मिला एक दिन फिर तो और लहंगा उठा दे रिमोट से। जूली और युग दोनों जल्दी से एक टेबल के पीछे छिप गए और छुपकर वसंत को देखने लगे। बाथरूम से निकलकर वसंत ने अपना नाइट सूट पहना और फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैंने फोन करने से मना किया था ना तुम्हें वसंत, फिर क्यों तुम? भाग भाग भाग, चुप कर। क्या नाटक किए जा रही है? बोला ना तेरे से प्यार करता हूँ, फिर नखरे क्यों दिखा रही है मुझे तू? एक तो वो मेरी बीवी, उसके नखरे ही अलग हैं। हर दूसरे दिन मायके भाग जाती है। समझ नहीं आता, जब मायके में ही रहना था तो मेरे से शादी क्यों की उसने? ऊपर से अब तूने भी नाटक करना शुरू कर दिया। वसंत, तुम नशे में हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और इस हाल में तो बिल्कुल भी नहीं। जब होश में रहो तब बात करना। तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे तो मैं कल देखता। इससे पहले कि वसंत आगे कुछ और कहता, किसी ने उसके सिर पर एक भारी भरकम चीज से वार किया। जोरदार कराह निकालता हुआ वसंत वहीं अपने बेड पर धराशाही हो गया। उसके ठीक पीछे युग खड़ा था, जिसके हाथ में एक क्रिकेट बैट था और बैट पर हल्का सा खून लगा हुआ था। एक पल के लिए तो युग खुद अपने किए पर हैरान था, पर फिर उसने जल्दी से वो बैट दूर फेंक दिया और तेजी से झुककर वसंत की सांसें चेक करने लगा। वो जिंदा है। तुम्हें कैसे पता? मुझे उसकी धड़कनें सुनाई दे रही हैं। इसके बाद अगले कई मिनटों तक युग बेड पर बेहोश पड़े वसंत को देखता रहा और फिर उसने जूली की मदद से उसे एक चेयर पर बिठाकर अच्छे से बांध दिया और उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते हुए युग की धड़कनें बेहद तेज रफ्तार से चल रही थी और वो भीतर ही भीतर एक जबरदस्त उलझन में फंसा हुआ था। मन ही मन युग की अंतरात्मा का एक हिस्सा चीख चीख कर उससे कह रहा था, तू ये ठीक नहीं कर रहा है युग। तू एक इंसान का खून करने जा रहा है, खून। तब उसकी आत्मा के दूसरे हिस्से ने उसके बचाव में तर्क दिया। तो क्या हुआ? युग के जीने के लिए किसी ना किसी का मरना तो जरूरी है ना। वैसे भी वसंत गौड़ कौन सा दूध का धुला है? देखा नहीं उसने दीक्षा के साथ क्या किया? तो क्या इससे वो इतना बुरा बन गया कि उसकी जान ले ली जाए? क्या उसे जीने का कोई हक नहीं है? उसे जीने का हक है, लेकिन उसकी ही तरह युग को भी जीने का हक है। वैसे आज अगर युग की जगह वो वसंत खड़ा होता तो वो भी युग के साथ यही करता। अपनी जिंदगी के बदले वो युग की जान ले लेता। ऐसे में युग भी यही करेगा, वो वसंत की जान लेगा। मगर बस बंद करो ये सही गलत की बकवास। मैं ये और नहीं सह सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं। इसे होश आया? अभी तक तो नहीं। 1 मिनट। होश में आते ही वसंत की नजर सबसे पहले सामने खड़ी जूली पर और फिर युग पर पड़ी, जिसके बाद उसने हिलने डुलने की कोशिश की तो खुद को कुर्सी से बंधा पाया। आवाज ना निकले इसके लिए युग ने उसके मुंह पर टेप लगा रखा था, जिस कारण वो गूं गूं करते हुए उन दोनों से उनकी इस हरकत की वजह पूछ रहा था। जवाब में कुछ भी कहने के बजाय युग तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसने अपनी जैकेट की जेब से शाश्वत का दिया हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर बाहर निकाला। वसंत कुछ समझ पाता इससे पहले ही युग ने आगे बढ़कर उसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर चाकू से हल्का सा कट लगा दिया, जिससे खून की तेज धार फूट पड़ी। युग ने बिना वसंत की ओर देखे उसका अंगूठा पकड़ा और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के उस हिस्से पर रख दिया जहां उसे अंगूठे का निशान लेना था। इतना सब कुछ करने के बाद उसने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मोड़कर वापस अपनी जेब में रख लिया और जूली की ओर मुड़ा। बार बार मुझे मत देखो, जल्दी से अपना काम खत्म करो। क्या ये जरूरी है? तुम्हारे जिंदा रहने के लिए तो है। जूली की बात सुनकर बेबस युग धीरे से वापस वसंत की ओर मुड़ा और कांपते हुए हाथों से उसने वो छुरी वसंत के गले पर फेर दी। खून के छींटे हवा में उड़ पड़े, कुछ छींटे उस पर भी आ गिरे, जिससे उसने सहम कर अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली। उधर वसंत का शरीर कुछ सेकंड तक
बुरी तरह तड़पता रहा और फिर धीरे से उसकी गर्दन एक ओर को झूल गई। जूली इस दर्दनाक दृश्य का आनंद ले रही थी, मानो उसे इसमें मजा आ रहा हो। दूसरी तरफ युग, जिसने अपना पहला शिकार कर लिया था, कई पलों तक यूं ही घुटनों के बल आंखें बंद किए बैठा रहा। अब वो एक हत्यारा बन चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। तभी अचानक जूली ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो, काम पूरा हो चुका है। हत्या का दौर शुरू हो चुका था। क्या युग यूं ही आगे भी हत्याएं करता जाएगा या शैतान के साथ हुए अपने समझौते से बाहर निकलने की कोई तरकीब लगाएगा? मौत से आंख में चोली खेलती इस कहानी में आगे क्या होगा? तो आज का एपिसोड होता है यहीं खत्म। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।